नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पर हम ख्याल रखते हैं आपकी कमाई का, आपके खर्च का, आपकी बचत का और आपके निवेश का, क्योंकि बात यहां पे केवल एक फाइनेंशियल गोल की नहीं हो रही है, बात आपको आर्थिक आज़ादी दिलाने की हो रही है। और ये एक लंबा सफ़र है जिसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक्सपर्ट्स की हैंड होल्डिंग की, और यही हम करते हैं इस शो के ज़रिए। इस शो में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, आपके इन्वेस्टमेंट के विकल्पों पर हम बात करते हैं, आपको सुझाते हैं, लेकिन साथ ही इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, बकाया, किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी में हो, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत हो तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको करवाते हैं इस शो में लाइव। और अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सएप जो है वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं और सवाल यूट्यूब पर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं और वहाँ से हम सवालों को शो में शामिल करते हैं, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाते हैं। आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ विवेक करवा जुड़ चुके हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। विवेक, हाय, इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। पंकज मित्तल का सवाल मैं लूंगी सबसे पहले। इन्होंने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है जिसकी करंट वैल्यू है 6 लाख रुपए, 12 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। टारगेट इन्होंने अपने रखा हुआ है 1.2 CR का, और निप्पॉन इंडिया मिड कैप इनके पास है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटी है, ग्रो का सिल्वर टिफ है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी है। और इन्हीं फंड्स के बदौलत इनको 1.2 CR चाहिए 12 साल में। ओवरऑल फंड मिक्स बताइए कैसा है। इन्होंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश तो की है लेकिन बीच में इन्होंने सेक्टोरियल एक्सपोजर भी लिया हुआ है। नमस्कार कविता। पहले तो इनके फंड चॉइसेस और पोर्टफोलियो पे थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, अगर ओवरऑल आप अगर फंड परफॉर्मेंस इन द सेंस पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देखो सारे फंड्स मिला के, और अगर मैं उनका वेटेज भी अगर लगा दूं तो करीबन उनका 13.9% लास्ट 3 साल में इनको मिला है, और 5 साल में करीबन 22.5%। तो ऐसे परसेंटेज वाइज तो ठीक ठाक परसेंटेज है पोर्टफोलियो का। लेकिन जो फंड सिलेक्शन है उस पर भी जाना चाहूंगा। जो टिपिकल लोग गूगल करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी टाइप का फंड लग रहा है, क्योंकि जो जितने भी जनरली क्वेरीज आते हैं इसी टाइप के फंड्स पे क्वेरीज आते हैं। अभी उदाहरण के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ऑफ कोर्स एक ब्लॉकबस्टर फंड रहा है ये, और इसके कारण जितने भी इन्वेस्टर्स जो डीआईवाई करते हैं वो लोग इसी फंड को चूज करते हैं सबसे पहले। ग्रो सिल्वर इन्होंने लिया है, जो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूंगा क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है, 12 साल का ये बोल रहे हैं। और 12 साल में देखिए सिल्वर एक बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी हो सकता है, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि ये सिल्वर से बाहर निकल के और कोई फंड में इन्वेस्ट करे। अगर कितना पैसा इनको इन्वेस्ट करना होगा, देखिए जो 6 लाख ऑलरेडी है, इनका करीबन 23,40,000 रुपया वैल्यू हो जाएगा 12 साल में। अगर मैं 12% के हिसाब से अगर गिनूं तो इनको एसआईपी बैलेंस अमाउंट के लिए चाहिएगा करीबन 31,600, और इनका एसआईपी अभी चल रहा है 22,500। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, तो इनको या तो एसआईपी ऐड करना पड़ेगा। देखिए, जो 5 साल का पोर्टफोलियो रिटर्न है 22%, अगर 22% आता है तो अचीव हो जाएगा, लेकिन हम लोग इतना एग्रेसिव एक्सपेक्टेशन नहीं दे सकते। तो इसके कारण अगर 12% के हिसाब से होता है तो करीबन इनको एसआईपी इंक्रीज करना पड़ेगा 9-10 हजार रुपए। और सलाह यही रहेगी कि कोटक एनर्जी फंड है जो सेक्टोरल है। देखिए, एनर्जी पहले भी आए हुए हैं और काफी फेलियर भी हुए थे, तो ये इनका साइकिल मतलब फेलियर इन द सेंस बहुत साइकिल डीप अप एंड डाउन जा सकता है। तो इसके लिए अवॉइड करें, और या तो मल्टी कैप कोई ना कोई चूज करो, ये मेरी सलाह रहेगी। और जो ये ग्रो सिल्वर है इससे भी निकल के आप अगर मल्टी कैप अगर लेते हो तो बेटर रहेगा। नहीं सर, मुझे तो कमोडिटी में रहना ही रहना है, गोल्ड और सिल्वर थोड़ा बहुत एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए, अगर आप ऐसे बोलते हो तो कोई भी मल्टी एसेट पोर्टफोलियो जो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन है उनके स्टैंडर्ड पास सिल्वर, है उनके पास आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट है। तो वही उसमें आप ऐड कर सकते हो। जो जो क्योंकि एनीवे आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तो इनको सबको अगर आप उसमें ऐड करते हो तो वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी, हालांकि स्टैंड अलोन सिल्वर लेने के बदले। चलिए, तो यहाँ पे दो रिकमेंडेशंस जहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह दी जा रही है, और निवेश कितना बढ़ाना होगा इनको। इनको करीबन 9-1 हजार रुपया और ऐड करना पड़ेगा। ओके,
चलिए, रिव्यू करना चाहें अपने गोल को तो कर भी सकते हैं। 12 साल में 1.2 सीआर की वैल्यू भी यहाँ पर घट सकती है। अगला सवाल लेते हैं हिमांशु पांडे साहब का। लखनऊ से अपना सवाल भेजा है इन्होंने। टारगेट है इनका 1 सीआर, एसआईपी चल रही है 8,000 रुपए की। 20 साल तक जो है ये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा इनके पास है 2,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट। यूटीआई फ्लेक्सी कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2,000 रुपए और 1 सीआर इनका लक्ष्य है। फिलहाल निवेश इनका काफ़ी है या नहीं, ये भी इनका सवाल है। कॉन्ट्रा फ्लेक्सी कैप मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप है और 1 मिड कैप है। यहाँ पे और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लार्ज एंड मेगा कैप्स में इनका एक्सपोजर बढ़ाने की सलाह, विवेक? देखिए, टाइम पीरियड 20 साल है कविता। और अगर टाइम पीरियड 20 साल हो तो आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप अग्रेसिव जा सकते हो। आप अगर इनका पोर्टफोलियो अगर वापस देखो, 5 साल में खाली 16% दिया है, क्योंकि इसमें 2 लगाड़ है। अब लगाड़ जो अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है फंड में, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इस फंड ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन यूटीआई और एसबीआई कंपैरेटिवली थोड़े से बिहाइंड चल रहे हैं। मेरी ये सलाह रहेगी, क्योंकि देखिए फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का है, तो उसमें आप लगभग फंड मैनेजर चूज कर लेता है कि आपको लार्ज कैप चाहिए, एक मिड कैप चाहिए, एक स्मॉल कैप चाहिए। तो इन दो में से निकल के आप अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पराग पारिक में ऐड कर लेते हो तो भी कोई बुरी सलाह नहीं होगी ये। और 20 साल का पीरियड है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अमाउंट खाली 8,000 इन्होंने अभी तक किया हुआ है। जो काफी नहीं होगा। इनको एक्चुअली 11,000 रुपये चाहिएंगे अगर इनका टारगेट अचीव करना हो, तो मतलब 3,000 रुपये और। तो मैं ये सलाह दूंगा कि कोई भी या तो फ्लेक्सी कैप है या फिर कोटक मल्टी कैप टाइप्स फंड है, उसमें आप निवेश करिए। जो एडिशनल 5-6 हजार रुपये आपको अभी करना होगा, आई थिंक वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो टोटली आपके पास 3 फंड ही बचेंगे। और लगाश को आप छोड़िए, क्योंकि यूटीआई काफी लगाड़ रहा है इनके पोर्टफोलियो में, फ्लेक्सी कैप आप अगर कंपेयर करो तो। ओके। ये चेंजेस आप इनको रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब अपनी इन्वेस्टमेंट को शायद ये बढ़ाना भी चाहेंगे, और जो इनको बढ़ाना भी करना चाहिए इनको। हो सकता है कि अपने गोल को लेकर ये रिअलाइनमेंट भी करें, तब कौन सा नया फंड जोड़ने की सलाह होगी? देखिए कविता, जैसे मैंने कहा कि अभी आज के दिन आप जो ऐड कर रहे हो वो आप कोटक मल्टी कैप में ऐड कर लीजिए। तो मेरी ये आइडिया है कि आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों कैटेगरी में आपको एक प्रोपोर्शन मिल रहा है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जो आज फ्यूचर के लिए आज मैं फंड मैं बोलूं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद कैसा परफॉर्मेंस, कौन सा फंड, सिचुएशन सारा का सारा चेंज होगा। तो यही सलाह रहेगी कि उस टाइम ये वापस कॉल करे और पूछे। लेकिन हाँ, आज के हिसाब से आई थिंक कोटक मल्टी कैप इज ए गुड चॉइस। आपको वहां पे ऐड कर लो, और 6 महीने बाद वापस कॉल करो, हम लोग श्योरली आपकी गोल्स अगर चेंज होते तो गाइड कर पाएंगे। कोटक मल्टी कैप जो है आपको रेकमेंड किया जा रहा है पोर्टफोलियो में, अगर आप ऐड करना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं और सुरेश आनंद का सवाल लेते हैं। इनकी उम्र 40 साल की है और ये 20 साल तक निवेश करना चाहते हैं। 5 सीआर इनका गोल है। एसबीआई मैग्नम गोल्ड ग्लोबल इनके पास है ऑलरेडी, और निवेश कर रहे हैं 2014 से। 3,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है और वैल्यू अब बढ़ के लगभग 8 लाख तक हो चुकी है। उसके अलावा जो इनके पास फंड्स हैं उसमें एसबीआई का ही कॉन्ट्रा है, क्वांट का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। सभी डायरेक्ट फंड्स हैं। 25,000 लमसम निवेश किया हुआ है एसबीआई के हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ में। और यहाँ पर ये फंड मिक्स पर सलाह भी आपसे चाहते हैं। 20 साल और 5 सीआर का इनका लक्ष्य है। एसबीआई मैग्निम ग्लोबल में के अलावा और कौन सा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो उन्होंने दे रखा है, लेकिन उनमें कब से इन्होंने शुरू कर रखी है? 2024 से, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आई थिंक एसबीआई मैग्निम इज़ द ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट जो उनके पोर्टफोलियो में फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। ओके, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड आई एम अज्यूमिंग 20 साल का समय इन्होंने कहा है, तो अपने लिए रिटायरमेंट का ही ये एक गोल जो है आंक कर बैठे हैं इस पोर्टफोलियो से। अज्यूमिंग कि इनके पास इस पोर्टफोलियो के अलावा और कोई कमाई नहीं होगी रिटायरमेंट के बाद, कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग की जाए? तो देखिए, आज 40 साल के हैं, तो ये लग रहा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र पे इनको 5 करोड़ रुपए चाहिए। 5 करोड़ रुपए उस दिन अगर हाथ में हो तो श्योरली आप एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा के
आपको जो मंथली एक्सपेंसेस है उस 5 करोड़ से निकाल के आई थिंक आप हैप्पीली रिटायर हो सकते हैं उस टाइम। लेकिन हाँ, अभी टारगेट ये है कि 5 करोड़ आपको अचीव करने हैं और इकट्ठे करने हैं। तो इसके लिए देखिए दो तरीके हैं, या तो आपके पास अगर लमसम है तो करीबन 52 लाख रुपए मैंने लिखा है। तो 52 लाख रुपए आप अगर लमसम इन्वेस्ट कर पाते हो, अगर आपके पास पैसा है, तो आपका गोल और इजीली अचीव हो सकता है 5 करोड़ का। और नहीं है सर मेरे पास 52 लाख रुपए, तो मैं तो मंथली ही करूंगा, तो करीबन 55 हजार रुपए मंथली आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने लमसम भी इसके लिए दिया है कविता, क्योंकि देखिए अगर 55 हजार रुपये आप महीना इन्वेस्ट कर रहे हो तो करीबन 7-1 लाख रुपए आप साल का कर रहे हो, 10 साल में 70 लाख होता है। लेकिन आप लमसम अगर आज कर रहे हो तो आपके पास खाली 52 लाख हो तो चलेगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। हाँ, जो फंड सिलेक्शन है उस पे आता हूँ। देखिए मैग्नम ग्लोबल इज फाइन, क्योंकि वो अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने जो छोटा सा अमाउंट खाली 25 हजार रुपया हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज में डाला है। मैं बहुत बुलिश हूँ हेल्थ केयर पे। इनफैक्ट कल भी एक कोई सेशन में मैंने यही कहा था कि हेल्थ केयर सेक्टर पे आप फोकस कीजिए, जो मेडिकल टूरिज्म में काफी बढ़ेगा। तो वहां पे आप एक एसआईपी एटलीस्ट चालू कर सकते हो, खाली 25 हजार से कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये हो गया कि अच्छा फंड लेके भी आपने बहुत बहुत छोटा अमाउंट उसमें डाल के रखा हुआ है। या तो इसको बढ़ाइए या फिर 25 हजार रख के कोई मतलब नहीं है, आप इससे निकल जाइए। और बाकी जो सिलेक्शन है, वापस आपने आईसीआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके रखा हुआ है, जो वापस साइक्लिकल फंड है ये। यहाँ पे आप अगर हर 3 महीने 6 महीने में कॉल करके 18 सदस्य से पूछ सकते हो तो बात अच्छी होगी, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। नहीं तो मेरी यही सलाह रहेगी कि इससे निकल के आप या तो कौन स्मॉल कैप है या फिर मोतीलाल मिड कैप, जो अच्छे फंड है वहां पे आप ऐड करिए, तो क्या डेफिनेटली प्रॉब्लम आपको। लग रही है आपको ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड में? देखिए कविता, सिक्लिकल है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगर मैं हिस्ट्री निकाल के दूं तो आपको दिखेगा कि हर 3-4 साल अच्छा किया है और फिर 3-4 साल एकदम डल किया है। तो अगर आप उस साइकिल में फंस जाते हो, आपको एंट्री और एग्जिट का पॉइंट नहीं मालूम है, तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। हाँ, 20 साल के लिए हेल्थ केयर एक ऐसा फंड है जो नॉन सिक्लिकल होगा, इसके लिए मैंने हेल्थ केयर जो सेक्टोरल है फिर भी मैंने रिकमेंड किया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, सरकारी स्पेंडिंग, हर बजट में आप कितना खर्चा करने वाले हो, कई चीजों पे डिपेंड करता है। तो ऐसे तो में इनके स्टॉक खरीद लेने चाहिए। वो और भी डेंजरस होगा। हाँ कविता, मतलब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में लेना ही लेना, आप अगर बंदूक रख के मेरे सर पे पूछोगे तो मैं तो फंड ही चूज करूंगा इसमें, स्टॉक नहीं चूज करूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक तो और भी डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर बेटर जॉब कर सकता है। लेकिन वापस मैं यही रिपीट कर रहा हूँ कि जो जो ज्यादा रिसेशन, बजट उससे इफेक्ट नहीं करता है वो हेल्थ केयर टाइप्स है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बजट आने वाला है, हम लोग 10 लाख करोड़ खर्चा करने वाले हैं, 5 लाख करोड़ जो निर्मला सीतारामन जी बोलेगी उस पर मार्केट बहुत डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए, तो इन बदलावों पर आपको अमल करना होगा। और अगर रिटायरमेंट के लिए आपने ये पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है तो बहुत ज़रूरी है ये सुनिश्चित करना कि इस पोर्टफोलियो में से आपको कितने रकम की ज़रूरत होगी हर महीना। और अगर ऐसा कोई प्लान है आपका तो आपका सवाल हमें आप वापस से भेज सकते हैं। और क्योंकि वो प्लानिंग फिर अलग तरीके से हो जाएगी, फिर आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए भी अलग से एलोकेशन हमें करवा के देना होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी सी लंबी होती है, लिहाजा अभी के आपके खर्चों की डिटेल्स भी अगर आप ऐड करके दे दें तो हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान होगा आपको बताना कि एग्जैक्टली इस पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है उसमें से आप कैसे और कब पैसे निकालना जो है वो शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आप इक्विटी में बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विवेक, अगला सवाल यहाँ पर हम पार्थ का लेंगे। पार्थ कह रहे हैं कि ये मिनिमम 15 से 20 साल तक निवेश कर सकते हैं, 1 से 2 करोड़ इनको चाहिए, स्टेप अप भी करेंगे अपनी सैलरी में जैसा इजाफा होगा उसके मुताबिक। 33 साल की इनकी उम्र है और इलाहाबाद से सवाल भेजा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है इनके पोर्टफोलियो में। निपॉन का मल्टी कैप भी है इनके पास, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड्स तो सभी अच्छे हैं। और अभी 1 महीने से ही उन्होंने अपनी एसआईपी की शुरुआत की है। और पोर्टफोलियो सही है या नहीं, कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, और दूसरे फंड की तरफ अगर जाना चाहें तो वो कौन सा फंड होना चाहिए। और सिर्फ 2-4 साल तक ये जोखिम जो है वो ले सकते हैं और उसके बाद जो है ये रिस्क नहीं ले पाएंगे। भविष्य में इस रिस्क प्रोफाइल के साथ कितना ये जोड़ पाएंगे, ये इनका सवाल है।
अगर ये इतने लंबे अंतराल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन जोखिम ये केवल 2-4 साल तक ही ले सकते हैं, तब तो रणनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। तो दो तरह से इनकी प्लानिंग करेंगे, 2 to 4 years तक अब और इक्विटी में कैसे रहें, और उसके बाद निकलना हो तो ये कॉर्पस कहाँ शिफ्ट किया जाए, विवेक? कविता, पहले तो जो आप इससे पहले व्यूअर को बोल रहे थे, अगर अगर कोई भी व्यूअर मतलब पूरा कैश फ्लो अगर भेजता है तो एग्जैक्टली उनको कितना चाहिएगा रिटायरमेंट में और कितना SWP उस टाइम कर सकते हो, हम लोग दे सकते हैं। अब आते हैं पार्थ के सवाल पे। देखिए, इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 20 साल तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और उसके अलावा स्टेप अप। अब उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? देखिए, इस उम्र में हर साल कितनी सैलरी बढ़ेगी ये कोई नहीं बोल सकता है, इसके लिए रिव्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो जो कुछ डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे अगर इनको 1 करोड़ अचीव करना है 15 साल में, और मैं अगर गिनूं कि 10% स्टेप अप कर पाएंगे सैलरी इंक्रीज के अनुसार, तो इनको करीबन 11,500 रुपये चाहिए, और 2 करोड़ के लिए इनको करीबन सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए 20 साल में। और सॉरी, 1 करोड़ के लिए 20 साल, और 2 करोड़ अगर इनको चाहिए तो 23,000 और 10,000। मतलब काफी इजीली ये अचीव कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग SIPs है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इससे ज्यादा ही चल रहा है। तो ओवरऑल फंड अगर आप चॉइसेस देखो, देखिए, अच्छे फंड्स है सारे के सारे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्ट करता है, मल्टी कैप, मुझे जो लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप चाहिए होता है वो तीनों कैटेगरी इसमें मिल गई है। और इन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप अलग भी लेकर रखा है, और कॉन्ट्रा जो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मार्केट के डिफरेंटली चल सकता है, लेकिन फंड ओवरऑल ठीक है। तो ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। हाँ, रिस्क प्रोफाइल जब चेंज होगा आपका पर्सनल लेवल पे, तब आपको वापस इसको रिफ्रेम करना होगा। वही सलाह भी मुझे लगता है कि वो तो तब की बात है जब भी ये चेंज करना चाहें, लेकिन वो किस तरह से बदलाव करना होगा, जिस किसी भी एडवाइजर के पास ये जाए या खुद भी अगर तब तक ग्रेजुएट हो जाए इतना कि पोर्टफोलियो की बागडोर अपने हाथ में ले सके, तो कैसे आगे बढ़ना होगा? बिकॉज 2-4 साल के बाद तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, ऐसा बोल रखे हैं इन्होंने, बोला हुआ है। तो ये किस हिसाब से बोला हुआ है कविता, ये ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि जॉब में चेंज कर दूंगा या फिर हाँ, वो जॉब जो से भी कोई लेकर वजह हो, कुछ। लेकिन वो रिस्क नहीं ले पाएंगे तो पोर्टफोलियो हाँ, फिर कैसे बदलेगा? तो उस टाइम देखिए, उस टाइम आप क्या करोगे कि पहले तो अगर आप रिस्क नहीं ले पाओगे तो आपका अमाउंट भी इतना रहेगा कि आपको डाउट रहेगा, क्योंकि हो सकता है अमाउंट भी घटे, पहली चीज। उस टाइम मैं ये सलाह दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लार्ज एंड मिड कैप में जाओगे, स्मॉल कैप नहीं लोगे। स्मॉल कैप अगर लेते हो तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, टाइम पीरियड देते हो तो स्मॉल कैप भी आपको रिटर्न देगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है तो डेफिनेटली लार्ज एंड मिड कैप। तो मैं ये सलाह दूंगा कि ऑलमोस्ट 66% आप लार्ज कैप में जाओगे, और बैलेंस जो 33% है वो मल्टी कैप में जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल प्रोपोर्शन आपको खाली एक्सपोजर मिलेगा मिड एंड स्मॉल कैप में। तो ये दो कैटेगरी आप चूज करो, आई थिंक। हाइब्रिड क्यों नहीं? हाँ जी। हाइब्रिड क्यों नहीं, मतलब वाई कांट ही बी मोर कंजर्वेटिव अगर वो नहीं लेना चाहते हैं, या अग्रेसिव हाइब्रिड आप रेकमेंड कर रहे हैं? मैं जो कैटेगरी दे रहा हूँ, देखिए, उनकी उम्र के अनुसार भी बोल रहा हूँ मैं, 33 साल के, राइट। बट मे बी ही इज नॉट रेडी फॉर द रिस्क। उम्र चाहे जितनी भी हो, वो अगर 4 साल उनकी बैंडविड्थ है और इक्विटी में रहने की, उसके बाद नहीं रहना चाहते हैं, तो लार्ज एंड मिड कैप की बजाय क्या उनको कुछ तो अगर हाइब्रिड वैसा रेकमेंड करना वैसा है? दोनों दोनों सिचुएशन की बात करते हैं, तो जो मैंने पहले बोला था, अगर वो सिचुएशन होता तो वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आप अगर बोलते हो सर बिल्कुल भी रिस्क चाहिए ही नहीं मुझे, हम्म। तो फिर जो बैफ है, बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड भी नहीं, मतलब इन द सेंस मल्टी एसेट भी नहीं जा रहा हूँ, बैलेंस एडवांटेज फंड आपका बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि वहां पे आप एक्सपेक्ट करोगे 10-12% FD से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी डाउन साइड में भी आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी, और अपसाइड में आपको रीजनेबल रिटर्न्स मिल सकता है। तो BAF विल बी द लास्ट ऑप्शन इस कैटेगरी में। डेट आई विल नॉट चूज, डेट के बदले यू कैन इवन गो टू FD, लेकिन हाँ, BAF विल बी बेस्ट कैटेगरी। चलिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन का आपको रुक करना पड़ेगा अगर आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि अब मैं इक्विटी में रिस्क नहीं ले सकता, और ये आप सुनिश्चित करें, उससे पहले अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करें, जानें आप ये फैसला क्यों ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको महंगाई को आज की तारीख में मात देना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपको कमा कर दें और वो कमाई किसी भी निवेश के विकल्प के मुकाबले ज़्यादा हो, तो वो क्षमता केवल इक्विटी में है, और इक्विटी में भी आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं। लंबा
लंबा समय है आपके पास, तो कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव है, जो जोखिम है, वो कम हो जाता है, और यही बहुत बड़ा फायदा है। और आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, यानी बाजार के हर उतार चढ़ाव में आप पैसे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो जोखिम है वो काफी हद तक कम हो जाता है उस शख्स के मुकाबले जो डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर रहा हो, या जिसने शायद लमसम भी एक बार कर रखा हो निवेश। तो थोड़ा सा अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करें, अपने रिस्क एपेटाइट को समझें, जानें कि आप क्यों इक्विटी में अपना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और उसके बाद निर्णय लें कि आप 4 साल के बाद भी क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं। और अगर नहीं, तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड्स है उसमें आप जा सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर कंजर्वेटिव कैटेगरीज भी हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी अगर आपको नहीं करना है तो 16 कैटेगरीज हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के तहत, आपकी अवधि के मुताबिक और आपके निवेश की मंशा के मुताबिक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो विकल्प आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको खुद होमवर्क करना होगा, ये जानना होगा कि आप कहां कंफर्टेबल हैं। कमाई अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ेगा, और न सिर्फ इक्विटी में, जोखिम हर एसेट क्लास में होता है, हर निवेश के विकल्प में होता है। कुछ के बारे में आपको पता होता है, कुछ के बारे में आपको पता नहीं होता है। इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट में भी आपके पास रिस्क होता है। बहरहाल इसको आप करें, ये आपको होमवर्क हमारी तरफ से हम दे रहे हैं। सवाल फिर भी पूछना चाहें तो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगला सवाल लेंगे विवेक, जो कि शशि यादव का है, और इंटरेस्टिंग, 22 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और इन्होंने जो है लमसम 2 लाख रुपए डाल रखे मोतीलाल के लार्ज और मिड कैप में। एचएसबीसी का मल्टी कैप है इनके पास 1000 रुपए की, इसमें एसआईपी चल रही है। एडलवाइस का भी इनके पास मिड कैप है, 1000 की एसआईपी यहाँ चल रही है। वाइटो का मल्टी एसेट है, यहाँ पर 1000 की एसआईपी। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 1000 की एसआईपी, और 25 साल में 2 करोड़ इनको जो है चाहिए। और कोई एक डेट फंड को भी क्या ऐड करना चाहिए या नहीं, ये इनका सवाल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस शशि, बहुत अच्छा लगा। 22 साल की उम्र में आपने ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपने लिए बांधी है, एंड आई एम अज्यूमिंग आप वन ऑफ दोज इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, न सिर्फ एसेट क्लास को और निवेश के विकल्प को चख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज आपकी उम्र के ऐसे बहुत सारे निवेशक हम देखते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, स्टॉक्स भी करते हैं, क्रिप्टो भी करते हैं, एफएनओ भी करते हैं, सब जगह वो पैसे लगाकर बैठे होते हैं। आई एम अज्यूमिंग शशि आप ऐसे नहीं हैं, और अगर ऐसे हैं तो दोबारा सोचने की जरूरत होगी। बहरहाल विवेक आपके पास आऊंगी, पोर्टफोलियो कैसा है? तो कविता, मुझे लगता है कि ये या तो सीए इंटर्न कर रहे हैं, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स बाकियों की जैसे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो फिर भी डिफरेंट है। पहली चीज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए आप सिर्फ 22 साल के हो और आपको 25 साल के बाद 2 करोड़ चाहिए। मेरे हिसाब से आपको टारगेट काफी बढ़ाना चाहिए। अगर 6% इन्फ्लेशन पे लगाओ तो 25 साल के बाद जो 2 करोड़ का वैल्यू आज के दिन करीबन सिर्फ 45 लाख रुपए होंगे। मतलब 25 साल के बाद आज का आपको अगर 45 लैक्स मिले तो आप मेरे हिसाब से खुश नहीं होगे। तो इसके लिए आपकी उम्र आपके साइड में है, मतलब बिगेस्ट एडवांटेज जो बोलते हैं ना, वो आपके साइड में है। तो आप डेफिनेटली इस अमाउंट को बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स सिर्फ 22 साल के हो सकता है कि आपकी आज कैपेसिटी सिर्फ 4000 रुपए की हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा आप अगर स्टेप अप करते रहते हो तो आपको 5-10 करोड़ रुपए टारगेट करना चाहिए। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। अगर इनको यहाँ ये जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अगर और एसआईपी करना पड़ेगा तो करीबन 10,000 रुपए इनको ऐड करना पड़ेगा ताकि इनका टारगेट अचीव हो जाए। अब एक एक फंड पे आता हूँ। एचएसबीसी मल्टी कैप क्वाइट डिसेंट फंड। इनफैक्ट लोग ज्यादा चर्चा में नहीं रहता ये फंड, लेकिन हाँ क्वाइट डिसेंटली परफॉर्म कर रहा है, इसको आप डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। एडलवेज मिड कैप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स मिलेगा आप अगर उसको जाके रिसर्च करो तो। और जो फंड मैनेजर है, काफी मैंने उनसे बातचीत की हुई है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। और एक और थोड़ा सा डिफरेंट पोर्टफोलियो इसके लिए लग रहा है कि व्हाइट ओक मल्टी एसेट, ये मल्टी एसेट कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंट वापस फंड है। हर एक मल्टी एसेट में क्या करते हैं कि सेम स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट रहता है, लेकिन व्हाइट ओक का थोड़ा सा वापस डिफरेंट यहाँ पे है। तो इनफैक्ट ओवरऑल गुड पोर्टफोलियो, इसी में आप कंटिन्यू करो, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में आपने 2 लाख रुपया लमसम डाला है, आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा फंड है। तो एज सच आपको कंटिन्यू करना रहेगा, लेकिन हाँ आपके पास अभी कैपेसिटी है नहीं है ये ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन 10,000 रुपये आपको अगर एसआईपी बढ़ा बढ़ा सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा।
ऑलराइट, तो यहाँ पर बढ़ाने की सलाह एंड आई एम श्योर आप कंसिडर करेंगे, ये काफ़ी जागरूक निवेशक आप लग रहे हैं। बट ऑल द बेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इसी के साथ विवेक, धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। और तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पर अपने सवाल जो है आप छोड़ सकते हैं। डिटेल में सवाल छोड़िएगा, आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आपने कौन कौन से फंड्स को शामिल कर रखा है, अगर इंश्योरेंस पर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें भेज सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी भी तरह के बकाए को लेकर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है तो उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स आपके सहयोग में हैं, आपकी सहायता करेंगे। अपने सवाल भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। नमस्कार।